अब मैं शुरू कर रहा हूं टेलीकम्युनिकेशन। जी, क्या चीज शुरू हो रही है? टेलीकम्युनिकेशन। बेटा टेलीकम्युनिकेशन, जैसे आपको पता है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। टेलीकम्युनिकेशन का जो चैप्टर है ना, इसमें एक दो तीन चार या पांच इसके हिस्से हैं। पांच हिस्सों पर यह मुश्तमिल है। मैं उसमें से जो सबसे आसान हिस्सा है ना, वो मैं उसको डिस्कस करूंगा। सबसे आसान और सबसे ज्यादा स्कोरिंग, ठीक है कि नहीं? सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग हिस्सा है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। वो देखें आप कौन सा वो है जी। टॉपिक का नाम ये एक याद रखें, टेलीकम्युनिकेशन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, उसका ये सब टॉपिक है। ठीक है, सब टॉपिक है। और ये सब टॉपिक है क्या? ये जनाब, इसका नाम है जनाब इंट्रोडक्शन टू बेल। बेल, डेसिबल, ठीक है ना? कंपैरिजन ऑफ पावर्स, कंपैरिजन ऑफ पावर्स, गेन ऑफ एम्पलीफायर, नॉइस पावर, अटेनुएशन। ये जनाब टॉपिक है इसके। ठीक है जनाब, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं। सबसे पहली चीज है, आप मुझे बताएं कि टॉलर जो लफज है, ही इज टॉलर देन हिम। टॉलर का जो लफज है वो एडजेक्टिव है। आपको पता है टॉलर क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये एडजेक्टिव है। और बेटा ये कंपैरिजन का एडजेक्टिव है। ये किसका है? ये कंपैरिजन का एडजेक्टिव है। कंपेयर करता है बेटा ये। ठीक है ना? ये एक एडजेक्टिव है और ये कंपैरिजन का एडजेक्टिव है। ठीक है, अब आगे सुने। अच्छा, आप बातें कहां तक हम लेके जा रहे हैं? ये देखें, ये 10⁻³ वॉट, मिली वॉट, 0.001 वॉट पावर है ये। फिर 10⁻⁻² वॉट। फिर देखें, ये 10⁻⁻1 वॉट, 10⁻⁻0 वॉट, 10⁻1 वॉट, 10⁻²वॉट, 10⁻3 वॉट। ये पावर्स हैं। हर जो राइट पे जो पावर है वो अपने लेफ्ट वाली पावर से 10 टाइम्स बड़ी है। ऐसा ही है ना कि नहीं? आप देखें, हर पावर जो राइट साइड पे लिखी गई है वो अपने लेफ्ट साइड वाली पावर से 10 टाइम्स बड़ी है। ठीक है कि नहीं? तो ये बात सही है। लेकिन इनमें एक बड़ा मजे की बात है। आपके कान पे अल्लाह ने ना, आपका कान है ना, कान आपका अल्लाह ने ऐसा बनाया है, ऐसा जबरदस्त कान बनाया आपका, कि उस कान में अगर कोई आवाज आए जिसकी ये पावर हो, 10⁻⁻0 वॉट, इसे आप जीरो ना समझिएगा, ये 1 वॉट है। आपके कान में ये वाली आवाज आए और फिर ये वाली आवाज आए दूसरे वाली, आप समझें कि आपके कान को एक फीलिंग आती है 1 यूनिट अबव की, कि जी लाउडनेस थोड़ी बढ़ गई है। और जब ये वाली आवाज आए आपके कान को, तो उसको सिर्फ डबल फीलिंग होती है। यानी इसका मतलब यह है कि आपके कान का जो बिहेवियर है लिसनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लॉग के स्केल पे डिपेंड करता है। यानी कि आपकी कान में 1 वॉट की आवाज पड़े, आपको एक फीलिंग आती है। 10 वॉट की आवाज पड़े तो 10 टाइम्स आवाज बड़ी, और लेट से आपके कान को वो 1 यूनिट इंक्रीज ऑफ लाउडनेस फील हुआ। और जब आपके कान में 100 वॉट की आवाज पड़े, आपके कान को वो सिर्फ 2 यूनिट की लाउडनेस की इंक्रीज फील होती है। इस तरह आपका कान जो है बड़ी फेंटेस्ट साउंड और बहुत लाउड साउंड को आराम से सुन सकता है, अगर उसका यानी लॉग वाला बिहेवियर है उसका। अब आप देखें,
इसी से टेलीकम्युनिकेशन में कंपैरिजन ऑफ पावर लॉग के साथ होती है। बेटा ये वाली पावर, ये जो 10⁻⁻1 वॉट जिसके गिर्द मैंने दायरा बनाया है, ये इस पावर के जिसके गिर्द में दायरा अभी बनाया है 1 बेल ऊपर है उससे। और ये वाली पावर जो है, ये देखें, ये वाली पावर इस पावर से जो 100 वॉट है वो 10 वॉट से 1 बेल ऊपर है, और 1000 वॉट 100 वॉट से 1 बेल ऊपर है। क्या है? 1 बेल ऊपर है। और इससे ये वाली आवाज जिसके गिर्द मैं अभी बना रहा हूं वो 1 बेल, ठीक है कि नहीं? और ये उससे 1 बेल, और इससे ये वाली आवाज 2 बेल ऊपर है, डबल। ये 10 टाइम्स के मानों में नहीं आएगी अब्दुल्ला शमीम। ये बात ये है कि आपका कान इस तरह से है कि उसको उसके मैंने बाद में बोला था, वो नहीं बोला। बाद में कि वो बेल, यानी आपका कान लॉग के पर्सपेक्टिव से बिहेव करता है। वो बताता हूं अभी कैसे। देखिए तो ये 2 बेल, और आपका कान 1 वॉट और 3 वॉट को 3 बेल की राइज समझेगा। तो पता चला कि बेल एक कंपैरिजन का यूनिट है, और आपका कान डिफरेंट किस्म की पावरफुल साउंड्स को लॉग के स्केल पे देखता है। किसके स्केल पे देखता है? ये अल्लाह ने उसके अंदर एक सिस्टम इनबिल्ट इनहेरिटली रखा है। तो अगर वो उसका बिहेवियर पावर के साथ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन वाला होता तो आप बहुत ज्यादा फेंट साउंड्स ना सुन सकते, और बड़ी जरा सी आवाज ऊंची होती है आपके कानों में दर्द शुरू हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप देखें, इसकी वजह से आप कंपैरिजन ऑफ पावर जो है वो बेल के यूनिट में करते हैं, और 1 बेल चूंकि बड़ा यूनिट है तो 1 बेल 10 डेसिबल के बराबर होता है। और इसमें आप डी बी लिखेंगे, डी स्मॉल होगा हमेशा, और बी जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है ना? तो डी स्मॉल होगा, बी कैपिटल होगा, और इनको जोड़ के लिखेंगे 10 dB, इस तरह से। तो ये डीबी जो है पावर्स को कंपेयर करता है, ठीक है? पावर को क्या करता है? कंपेयर करता है। अब देखते जाएं आप। फर्ज करें ये कोई एम्पलीफायर है, ये इसकी पावर आउटपुट, ये इसकी पावर इनपुट। अब आपको पता है पावर आउट एम्पलीफायर पावर बढ़ा देता है। अच्छा, कैसे बढ़ाता है? कोई वो ओवर एफिशिएंट मशीन तो नहीं है ना। इस काम के लिए कहीं से वो बिजली खाता है। ये जो ग्रीन एरो है ये बता रहा है कि उसको कहीं से चोरी छुपे बिजली मिल रही है। वो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, मगर पॉइंट ये है कि वो किसी कमजोर सिग्नल को रिसीव करके एम्पलीफाई कर देता है। जिस तरह फर्ज करें कि मेरा जो फोन है इसमें एक एम्पलीफायर लगा हुआ है। इसके ऊपर जब कोई रेडियो सिग्नल आके गिरता है, इसके ऊपर कोई रेडियो सिग्नल जब आके गिरता है तो उसकी बड़ी फेंट सी पावर होती है। ये उसे पिक करके एम्पलीफाई कर लेता है। ये उसे पिक करके क्या कर लेता है? एम्पलीफाई कर लेता है, और बड़ी आवाज बना लेता है उसकी, ठीक है? तो अब आप ये चीज देखें कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर, तो इनका कंपैरिजन क्या होगा ये देखें आप जरा। आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, ये होगी। रेशियो ली और उसका लॉग निकाला टू द बेस 10, तो ये उसका कंपैरिजन आ गया बेल में, और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो डेसिबल में आ जाए। इसे कहेंगे गेन ऑफ एम्पलीफायर इन डीबीज। गेन ऑफ एम्पलीफायर इन डीबीज, ठीक है कि नहीं? ये फार्मूला है। आए जरा इसको, इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये देखें, ये एम्पलीफायर है, ये इनपुट पावर है, ये आउटपुट पावर है। फर्ज करें इनपुट पावर 5 मिली वॉट और आउटपुट पावर फर्ज करें 5 वॉट।
तो बेटा इसका गेन ऑफ एम्पलीफायर क्या होगा? 10 log टू द बेस 10 और आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर बराबर किसके? 10 log बेस 10 5 ओवर 5 10 रेज टू पावर -3। तो ये बन गया जी, कितना बनता है जनाब? ये 30 dB। गेन ऑफ एम्पलीफायर कितना है? 30 dB। ठीक है ना, गेन ऑफ एम्पलीफायर कितना है? 30 dB। ठीक है, अब आप लोग अगली बात सुने। बेटा फर्ज करें कि कोई प्रोग्राम पाकिस्तान, कोई क्रिकेट मैच है, कोई क्रिकेट मैच है और वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और पाकिस्तान में उसे देखा जाना है। और फर्ज करें कि आप उसको, ये देखें, ये मैं आपके सामने ना एक वो बनाता हूं स्ट्रक्चर, ये देखें, ये फर्ज करें ये ऑस्ट्रेलिया है, ये फर्ज करें पाकिस्तान है, और फर्ज करें ये इनके बीच में बेटा ये समुंदर है, ये सी है, ये सी है। ठीक है कि नहीं? काफी डीप सी है, बीच में काफी गहरा हो जाता होगा। ठीक है कि नहीं? एवरेज डेप्थ इसकी तकरीबन 4 किलोमीटर बनती है। ठीक है कि नहीं? और इसमें क्या करते हैं, ये एक बेटा एक केबल है जो ऐसे आ रही है, ये केबल सी के अंदर से होती 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 ऑस्ट्रेलिया चली जाती, ये केबल है। ठीक है ना, इस केबल को आपको पता है सबमेरीन केबल कहते हैं। अब इस सबमेरीन केबल को अगर फर्ज करें कि आप ऑस्ट्रेलिया का मैच पाकिस्तान में रेडियो वेव्स के थ्रू नहीं सेंड कर रहे, सैटेलाइट के थ्रू नहीं सेंड कर रहे, और आप सबमेरीन केबल का यूज कर रहे हैं, तो सबमेरीन केबल में जब सिग्नल ट्रेवल करेगा, वो सिग्नल जो मैच की वीडियो लेके चल रहा है, तो वो रास्ते में बेटा क्या सफर करेगा? वो रास्ते में क्या सफर करेगा? अटेनुएशन। अटेनुएशन क्या होती है जी? व्हाट इज अटेनुएशन? अटेनुएशन होती है जी ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर। एज द सिग्नल ट्रेवल्स, ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर एज द सिग्नल ट्रेवल्स बेटा, इसे कहते हैं अटेनुएशन। दिस ग्रेजुअल लॉस कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, ये किसी भी वजह से हो सकता है। इट कैन बी, दिस ग्रेजुअल लॉस कैन बी ड्यू टू एनीथिंग। वो एनीथिंग में क्या क्या आता है? एब्जॉर्प्शन, आपको पता है जब करंट वायर में फ्लो करेगा तो वो पावर लॉस करेगा, सादी सी बात है बेटा। जब एक वायर में करंट फ्लो कर रहा होता है, अगर वो अल्टरनेटिंग करंट है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है उस वायर के, और मैग्नेटिक फील्ड से रेडिएशन इमिट हो रही होती है चारों तरफ। तो पता चला कि एसी करंट वैसे भी एनर्जी जाया कर रहा होता है। यानी एक एसी करंट जब वायर में एग्जिस्ट करता है, उसके गिर्द, उस वायर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अगर एसी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एसी है, और उस एसी मैग्नेटिक फील्ड से रेडियो वेव्स निकल के चारों तरफ फैल रही होती। इसका मतलब है कि वो रेडिएशन लॉस भी हो सकता है। और अगर एक वायर में एसी करंट है, तो उस वायर का एसी करंट अपने नेबरहुड में एक एसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो एसी मैग्नेटिक फील्ड पड़ोस में कोई वायर पड़ी हुई हो या कोई लोहे का पीस पड़ा हुआ हो, तो उसमें वैसे ही करंट प्रोड्यूस कर देता है। वो भी एक एनर्जी लॉस है। तो इसका मतलब है कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ द कैन बी ऑफ एनीथिंग। ठीक है कि नहीं?
किसी भी तरीके से वो हो सकता। अच्छा, अब जब सिग्नल चलता है, फर्ज करें ये आपके पास एक केबल है, इसमें आपने कोई कोई मैच की वीडियो बनाकर आप भेज रहे हैं और ये उसका करंट एसी करंट की शक्ल में वो जा रहा है, तो रास्ते में क्या होगी, अटेनुएशन सफर करेगा। बाय द टाइम थोड़ा कोई 30-40 किलोमीटर का सफर तय कर लेगा तो सिग्नल कमजोर हो चुका होगा। सिग्नल क्या हो चुका होगा, कमजोर हो चुका होगा। फिर क्या होगा, आपको यहां पर एक एम्पलीफायर चाहिए, वो एम्पलीफायर उसको रिसीव करेगा और एम्पलीफाई करके दोबारा रीसेंड कर देगा। इस एम्पलीफायर को कहते हैं रीजेनरेटर। इस एम्पलीफायर को क्या कहते हैं, रीजेनरेटर। इस एम्पलीफायर को रिपीटर भी कहते हैं और इस एम्पलीफायर को खाली एम्पलीफायर भी कह सकते हैं। और उस केबल में दोबारा चलने के बाद, कुछ अरसा चलने के बाद, फिर उसको एक रिपीटर की जरूरत होती है और फिर वो कुछ अरसा केबल चलने के बाद फिर रिपीटर की जरूरत होती है। इसी तरीके से ये देखें, ये जो सर ऑस्ट्रेलिया, सर जी क्वेश्चन है जी जी, सर, समंदर के इतना नीचे उस कहते हैं एम्पलीफायर के पास एनर्जी कहाँ से आती है कि उसको लाइक एम्पलीफाई। ये आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन पुट किया बेटा। ये जो सबमरीन केबल होती है ना, बड़ी थिक होती है। इस थिक केबल में पीछे से करंट भी आ रहा होता है, इसमें नॉर्मल सिग्नल का करंट भी आ रहा होता है और एम्पलीफायर के लिए पावर देने का भी करंट आ रहा होता है। और इसमें हर कुछ अरसे के बाद जो है इसमें एम्पलीफायर्स और रिपीटर्स लगे हुए होते हैं और वो कर रहे होते हैं, उसको हर सिग्नल को रीजनरेट कर रहे होते हैं और सेंड कर रहे होते हैं। और उन रीजनरेटर्स के लिए, उन एम्पलीफायर्स के लिए जो करंट है वो भी साथ साथ उस केबल में आ रहा होता है। ठीक है कि नहीं, कोई मसला तो नहीं है? सही सर। सर एक और क्वेश्चन। जी जी, जी जी, मैं सुन रहा हूँ। सर कहते हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड से जब एक और करंट, जब करंट जनरेट होता है वायर के अंदर, तो उसके अंदर अगर सिग्नल जा रहा हो तो उसको 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 करेक्ट कैसे करेंगे जब वो रिसीव होगा। नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, वो तो फिर सिग्नल खराब होगा ना, क्रॉस, वो फिर एक मसला है इसके अंदर, वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो चीज एक एज एज ए प्रेजेंट वो चीज एक मौजूद है, एक मसले के तौर पर, उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, वो आगे आ रही है। ठीक है, तो फिर सर ये एम्पलीफायर और डायोड का सिंबल सेम होता है? ये थोड़ा सा एक मैं इसमें गलती कर रहा हूं, मैं ये साथ जो आगे डंडा लगा देता हूँ, ये काम मैं गलत कर रहा हूँ। इस तरह का होता है, सॉरी। ये आपने अच्छा मेरा तवज्जो दिलाई, इस तरह का होता है यार, ये बिल्कुल अच्छा, डायोड सिर्फ ये जैसा है। ट्रायंगल, सिर्फ हाँ ट्रायंगल, हाँ, सिर्फ ये ट्रायंगल बनेगा। सिर्फ ओके सर। ट्रायंगल, सिर्फ ट्रायंगल होता है उसका एम्पलीफायर। ठीक है ना, ये आपने अच्छा किया मुझे रोक दिया, मैं जज्बाती होकर ज्यादा उसके साथ एक उसको उसको परफेक्टली डायोड जैसा बना रहा था। सिर्फ ट्रायंगल जैसा होता, जिस तरह देखें पहले मैंने उसका सिर्फ ट्रायंगल ही बनाया था। ठीक है ना, डायोड जैसा नहीं उसे बनाया, सिर्फ ठीक ट्रायंगल है सर। जैसा। लेकिन ट्रायंगल का सिंबल बहुत ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, ये देखें, ये आप इस देखें, इसमें मैंने नहीं लगाया वो, तो ये देखें, ये जनाब इस तरह से वो होता है। तो जो केबल्स होती हैं, केबल्स की भी मुख्तलिफ क्वालिटीज होती हैं। मसलन कोई केबल है, फर्ज करें कॉपर की केबल्स है, ये देखें ये कॉपर केबल है। इसका इशू ये है, इसमें फर्ज करें अगर लिखा है जी 3 dB पर किलोमीटर, 3 dB पर किलोमीटर का मतलब यह है कि हर 1 किलोमीटर बाद इसमें सिग्नल 3 dB नीचे चला जाता है। हर 1 किलोमीटर के बाद इसका सिग्नल क्या हो जाता है, 3 dB कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है ये कॉपर केबल के अंदर जो अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ है वो 3 dB पर किलोमीटर की है। इसी तरीके से आप ये चीज देखें, जो फाइबर ऑप्टिक्स की केबल्स होती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स की केबल्स बहुत अच्छी होती हैं, जो फाइबर ऑप्टिक्स की बनी हुई होती, उनका पूछें क्या होता है फायदा। उनकी अटेनुएशन की वैल्यूज ऐसी होती हैं 0.4 dB पर किलोमीटर, यानी उसमें अटेनुएशन बहुत कम होती है सिग्नल की। सिग्नल कमजोर जरूर होता है विद एज इट ट्रेवल्स इन द वायर, लेकिन वो उसकी अटेनुएशन, उसकी अटेनुएशन कम होती। नतीजतन जो पहले पुराने जमाने में कॉपर की तारें होती थी, फर्ज करें लाहौर से पिंडी तक कॉपर की वायर्स जा रही हैं टेलीफोन सिस्टम की,
उनको तकरीबन हर 15 किलोमीटर बाद या हर 20 किलोमीटर के बाद जो है ना एक रिपीटर चाहिए होता था। हर 15 किलोमीटर के बाद उनको क्या चाहिए होता था? एक रिपीटर चाहिए होता था। जो सिग्नल को, जो टेलीफोन पे आपने हेलो बोल दिया है, वो हेलो एज एन एसी करंट फ्लो कर रहा है, तो 15 किलोमीटर के बाद एक एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाई करके रीसेंड कर देता था। फिर अगले 15 किलोमीटर के बाद एक और एम्पलीफायर उसको फिर रीसेंड कर देता था। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स अब बिछ गई हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में फाइबर ऑप्टिक्स तकरीबन 50 किलोमीटर तक चली जाती हैं, और 50 किलोमीटर के बाद जाकर उनको एक रिपीटर चाहिए। गोया रावलपिंडी या इस्लामाबाद से लाहौर तक, जो कि टोटल फासला 300 या 400 किलोमीटर है, आपके रास्ते में 4-5 रिपीटर्स या रीजनरेटर्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं उनमें अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ बड़ी कम होती है। कोई मसला तो नहीं है बेटा यहां तक? जी ठीक है यार, यहां तक ठीक है? जी सर। न्यूमेरिकल नंबर 2 पर आ जाए जरा। जी, न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 ये है कि ये एक केबल है, ये कोई केबल, इसमें मैंने यहां से एक सिग्नल इंसर्ट किया एसी करंट की शक्ल में, और उसके साथ जो पावर एसोसिएटेड थी वो थी जी 15 मिली वॉट। ये इनपुट पावर थी। ये इनपुट पावर थी जो उसमें चलती गई। अब फर्ज करें ठीक 20 किलोमीटर के बाद जो पावर यहां रिसीव हुई, जो सिग्नल की पावर यहां थी, पावर आउटपुट जिसे कहेंगे, या उस पावर एसोसिएटेड विद दैट सिग्नल जिसको पावर आउटपुट ही कहेंगे, लेट से वो कमजोर होकर 0.075 मिली वॉट रह गया जी। तो अब आप कहते हैं जी कैलकुलेट द अटेनुएशन। कैलकुलेट अटेनुएशन। अब आप लोग ये चीज देखो, अटेनुएशन किसके बराबर होगी? 10 log टू द बेस 10। अच्छा, अगर आपने आउटपुट पावर ऊपर रखी और इनपुट पावर नीचे रखी तो कोई मसला नहीं, आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। निकाले जरा ये आंसर और मुझे बताएं क्या आता है बेटा जी। जी -23 dB। अच्छा, अगर आप आउटपुट पावर को ऊपर ना रखते, ये देखिए यहां आपने क्या किया है, आपने ये फार्मूला लगाया, बेसिकली आपने ये फार्मूला लगाया। अगर आप ये फार्मूला ना लगाते और ये फार्मूला लगाते, इनपुट को ऊपर रखते, आउटपुट को नीचे रखते, तो कोई नुकसान नहीं होना था, आंसर यही आना था। सिर्फ पॉजिटिव आ जाना था, यही आंसर। सिर्फ क्या आ जाना था? आंसर पॉजिटिव आ जाना था। पता चला कि अगर आप आउटपुट की जगह ऊपर इनपुट रख दें, बिलीविंग के यार जाहिर अटेनुएशन में निकाल रहा हूं, इनपुट पावर बड़ी होगी, आउटपुट पावर छोटी होगी, कोई मसला नहीं है, इसका आंसर +23 आ जाना है। मगर आपको खुद पता है कि निकाली तो आपने अटेनुएशन है ना। अटेनुएशन का मतलब है कि सिग्नल का नीचे जाना, सिग्नल का कमजोर होना, जो सिग्नल भेजा गया है वो कमजोर हो गया, वो ये बात। अच्छा, मैं बेटा जब आगे क्वेश्चंस किया करूंगा तो आपको पता है कि अमूमन अगर मैं इस तरह की डायग्राम बना रहा हूं और मैं यहां पर लिखता हूं पावर, तो मैं उसी केबल को, जो मुमकिन है हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई हो, मैं उस केबल को यूं बनाऊंगा बार बार। इस केबल को इस तरह क्यों बनाऊंगा? इस तरह केबल को क्यों बनाऊंगा जी, बता सकते हैं आप कि नहीं? मैं बताना चाह रहा हूं कि इधर इनपुट पे पावर ज्यादा है
और जब वो पावर उस केबल में ट्रेवल करते करते वहां पहुंची तो वो आउटपुट पावर इनपुट पावर से कम है। अब जब भी मैं केबल को बनाऊंगा तो मैं इस तरह से बनाऊंगा। जब बात मुझे बताएंगे समझ आई है कि नहीं? समझ आ गई तो आइंदा इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब इनपुट और अटेनुएशन की बात। अच्छा ये देखें, अब इस केबल में ये जो केबल 23 किलोमीटर की थी, ये केबल कितने की थी? 20 किलोमीटर की केबल थी। अटेनुएशन कितनी हुई इसमें? इसमें अटेनुएशन कितनी हुई बेटा? 23 डीबी की अटेनुएशन हुई। अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ कितनी हुई? जी, अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ कितनी हुई जनाब? वो होगा जनाब -23/20। ये कितनी बनती है जनाब, बता सकते हैं? -1 पॉइंट क्या बनती है जी? -1.015 या 1.15? हेलो जी, क्या बनती है? मेरा ख्याल है 1.15 डीबी पर किलोमीटर। 1.15 डीबी पर किलोमीटर बनती है, ठीक है। यहां तक हमारी बात खत्म होगी। अब आगे शुरू करें। बेटा नॉइस क्या होता है? सर हम इस अटेन्युएशन को नेगेटिव लिखेंगे या पॉजिटिव पर यूनिट लेंथ? ये एज लॉन्ग एज आप उसकी एडजस्टमेंट ठीक करते हैं, फाइनल आंसर में आप उसे गेन में से माइनस ही करते हैं, तो आप क्या कहते हैं, आप उसको लिख लें, पॉजिटिव लिख लें। बास पॉजिटिव लिखेंगे। नेगेटिव लिखवाते हैं, बास पॉजिटिव, इस पर नंबर नहीं कटेंगे। मार्किंग ठीक है। स्कीम कोई सख्ती नहीं करती, ठीक है। अभी मैं न्यूमेरिकल करूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने उसको कैसे डील करना है। आप खुद उसको अंदाजे से डील कर लेंगे कि यार मुझे पता है अटेनुएशन है, तो नेगेटिव भी लिख सकते हैं। और आपको वैसे जिस तरह आप कह सकते हैं डिसलरेशन इज इक्वल टू 2, जब आप उसको फार्मूले में डालते हैं तो ए इज इक्वल टू -2 डाल देते हैं। तो अभी पता चल जाएगा, एक क्वेश्चन करूंगा उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कैसे डील करना है इसको, ठीक है। अगर आप एडजस्टमेंट ठीक करते हैं तो फिर आप जो मर्जी जिस तरह मर्जी लिखें। मार्किंग स्कीम में कोई वाजिया हदायत नहीं होती कि कैसे करना है। अच्छा जी, नॉइज। नॉइज क्या है वो देख लेते हैं। नॉइज है बेटा अनवांटेड random power that adds to unwanted random power that adds in the signal power and distorts the shape and distorts the wave shape of signal। अब आए मैं आपके साथ इसके बारे में बात करता हूं। अमूमन फर्ज करें कि मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा होता था स्पीकर हाउस में। आपको पता है अक्सर क्लास में पीछे से शोर आ रहा होता है, पीछे बाहर ग्राउंड के लड़कों का शोर, बच्चों का शोर आ रहा होता है। बाज का तो इस तरह होता है कि पंखा चल रहा है, गर्मियों के दिन है, वो पंखा भी एक शोर के साथ चल रहा होता है। या बाज का तो एक वो कॉरिडोर का शोर होता है, उसको कहते हैं बैकग्राउंड नॉइज। क्या कहते हैं? बैकग्राउंड नॉइज। फर्ज करें ये कमरा है, ठीक है कि नहीं, ये इसमें यहां टीचर खड़ा है, ठीक है कि नहीं, यहां स्टूडेंट बैठा हुआ, ठीक है कि नहीं। अब ये उसका कान है, बी उसका कान है और ए उसका मुंह है। अब ठीक है ना, अब ए उसका मुंह है टीचर का, यहां से सिग्नल निकलकर ये इसके कान तक पहुंचा, ठीक है। अब जब आवाज का सिग्नल जब उसके कान तक पहुंचा, तो जब यहां से चला तो उसकी पावर ज्यादा थी। बाय द टाइम उसके कान तक पहुंचा, जिसको हम पावर आउटपुट कहेंगे, वो कमजोर हो चुका था। रास्ते में एब्जॉर्प्शन होती है, साउंड एनर्जी जब एयर में से ट्रेवल करती है तो उसमें से एनर्जी एयर को मिलती है। अगर एक कमरे में बहुत ज्यादा लोग बातें करें तो उस कमरे का एवरेज टेम्परेचर स्लाइटली ऊपर चला जाएगा। पता है आपको ये बात?
अगर किसी कमरे में बहुत ज्यादा आपने नोट किया होगा रश हो तो हमेशा गर्मी भी होती है, और बहुत सारी भी वजह होती है, लेकिन बोलने से भी टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा, रास्ते में अब वो हवा ने अब उस वक्त उसी कमरे में पंखा भी चल रहा था, उस पंखे की किड़ 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 मुसलसल उस बच्चे के कान में आ रही थी। तो वो जो पंखे की किड़ 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 थी, या बाहर ग्राउंड में बच्चों का शोर था, उसे कहेंगे बैकग्राउंड नॉइज, और वो भी उस बच्चे के कान में आ रहा है। तो अगर टीचर की आवाज की ये कोई वेव शेप है, और उधर से साथ ही कोई टिक 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 इस तरह का कोई नॉइज भी बीच में आ रहा है, वो उस वेव शेप में ऐड होगा और वो उसकी वेव शेप डिस्टॉर्ट कर देगी। और बच्चा बास्कत कह सकता है टीचर को, सर प्लीज से इट अगेन, मुझे आपकी आवाज सही तरह से नहीं आई है, या अगर आई भी है तो समझ नहीं आई आपने क्या कहा है। तो बेटा इसका मतलब है एक बैकग्राउंड नॉइज वहां एग्जिस्ट करता है। आपने देखा है, आपने मुझे भी सुना है और बाकी टीचरों को भी सुना है, आपने सारे टीचरों में एक बात कॉमन देखी होगी कि वो ऊंचा बोलते हैं। कोई टीचर भी आपने देखा होगा, सब टीचर लाउड बोलते हैं। क्यों लाउड बोलते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं? दे वॉन्ट टू कीप देयर वॉइस अ सर्टेन डीबी अबव द बैकग्राउंड नॉइज। यानी उस वक्त एक बैकग्राउंड नॉइज है, एक बैकग्राउंड नॉइज पावर वहां मौजूद है। और टीचर की आवाज जो आपके कान तक पहुंची, जिसे आउटपुट पावर कहेंगे, जिसको आउटपुट पावर कहेंगे, इट हैज टू कीप इटसेल्फ सर्टेन डीबी अबव। और आपने देखा होगा, मेरी भी आदत और बाकी टीचरों की भी, अगर हल्का हल्का शोर हो रहा हो या बाहर से कहीं से शोर आ रहा हो, तो टीचर अपनी आवाज ऊंची कर देते हैं। टीचर अपनी आवाज क्या कर देते हैं, ऊंची आवाज कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? दे वॉन्ट टू कीप देयर वॉइस सर्टेन डीबी अबव द बैकग्राउंड नॉइज। अच्छा, आप कह सकते हैं कि सर चलें साउंड वेव्स के पर्सपेक्टिव से तो नॉइज की समझ आती है, मगर वायर में करंट के लिए, बाकी चीजों के लिए क्या नॉइज है? अब आए देखें, नॉइज हर जगह मौजूद है। कैसे, वो मैं मिसाल देता हूं आपको। अच्छा, फर्ज करें, फर्ज करें कि जो तहामी है ना, इसको किसी बंदे ने फोन करना है रात के 3 बजे, और फोन पे इसने बताना है उसको कि कौन सा क्वेश्चन कल पेपर में आ रहा है। तहामी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? हेलो तहामी, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? अच्छा चलो जी, अच्छा जी, सर फर्ज आप है के, बस सर। हाँ कौन, कौन है? आप। अच्छा नहीं, चलो मैं तो पेपर नहीं तुम्हारे साथ दूंगा, लेकिन लेट्स से तहामी अपनी घर की छत पे खड़ा, उसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली कि रात के 3 बजे के फलां पेपर आ रहा है, पेपर में ये क्वेश्चन। तो वो अपने दोस्त को, सरफर्ज करो उसका दोस्त, लेट से हम कह देते हैं अकरम नाम कर देते हैं, या चलो फरहान फहद फहद नोमान कर लेते हैं। फहद नोमान को उसने कहा कि यार अगर मैं तुम्हें रात को उठ के टॉर्च से, वो जो टॉर्च नहीं होती है, जो जिस लाइट वाली टॉर्च होती है, उससे मैंने अगर तुम्हें 3 इशारे किए, तो इसका यानी लाइट ऑन की फिर ऑफ कर दी, फिर ऑन की फिर ऑफ कर दी, फिर ऑन की फिर ऑफ कर दी, तो तुम समझना कि वो फलां क्वेश्चन आ रहा है। दोनों ने तय कर लिया ये क्वेश्चन है। और अगर मैंने तुमको 4 इशारे किए, लाइट ऑन की ऑफ की ऑन की ऑफ की ऑन की ऑफ की ऑन की ऑफ की, तो तुम समझना कि वो क्वेश्चन 1 नहीं आ रहा बल्कि क्वेश्चन 2 आ रहा। ठीक है, अब दोनों जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सा मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं? लाइट का। फर्ज करें तामी के जो पीछे जो एक घर था ना, वो उसके बेस्ट फ्रेंड, फर्ज करें वो कह लेते हैं सैफुल्ला रिजवान का घर था। रिजवान को शरारत सूझी कि यार ये क्या इन्होंने चीटिंग शुरू कर दी। रात को तहामी को फोन आया 3 बजे, वो उठा अपनी घर की छत पे गया, उसने वहां से उसको लाइट के 3 इशारे किए, 3 दफा लाइट ऑन ऑफ की, यानी टॉर्च को लाइट ऑन किया ऑफ किया ऑन किया ऑफ किया। सैफुल्ला रिजवान भी पीछे खड़ा था अपने घर की छत पर, उसने भी अपनी जो वो टॉर्च है ना, उसे 1 दफा ऑन और ऑफ कर दिया। तो फहद नोमान को जब सिग्नल आया, फहद नोमान को जो सिग्नल आया, वो फहद नोमान को 4 का सिग्नल आ गया। अब आप देखें कि वो हुआ क्या था।
इसमें तहामी ने जो 3 सिग्नल, लाइट सिग्नल भेजे थे, वो था सिग्नल पावर, यानी एक मैसेज था, वो एक सिग्नल था। सैफुल्लाह रिजवान ने जो बीच में अपनी टॉर्च ऑन की, वो नॉइज था। सैफुल्लाह रिजवान ने जो बीच में अपनी टॉर्च ऑन करके ऑफ किया, वो नॉइज था। तो जब आप लाइट को यूज कर रहे हैं एज ए सिग्नलिंग, तो कोई और लाइट उसके अंदर नॉइज बन जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई है आपको कि नहीं? अगर आप पेंसिल टॉर्च के जरिए, पेंसिल टॉर्च के जरिए लाइट ऑन ऑफ करके लाइट के थ्रू कोई मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं किसी और को, तो जनाब अगर उस जगह पर कोई और बंदा भी लाइट की बीपिंग कर रहा है, तो वो आपके सिग्नल में अपना नॉइज एंटर करवा रहा है। या जिस तरह आप किसी को दिन की रोशनी में, टॉर्च की सिग्नल से, लाइट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दिन के वक्त बीकन हाउस में ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कोई लेजर लाइट हो और दिन के 11-12 बजे का वक्त हो और आप उस लेजर लाइट के जरिए इस तरफ इधर जिम हॉल के ऊपर के करीब खड़े होकर उधर और कैफेटेरिया में किसी दोस्त को लाइट के थ्रू कम्युनिकेट करें कोई मैसेज। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो नॉइज है, वहां वो आपके सिग्नलिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। रात के अंधेरे में लाइट के सिग्नल को एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से जब वायर में करंट फ्लो करता है, उस वायर में, फर्ज करें उस वायर में कोई पॉजिटिव आयन है, वो इस तरफ भी जाता है, इस तरफ भी जाता है, वाइब्रेट कर रहा है। उस आयन की मूवमेंट से वो जो करंट था, ये करंट टाइम ग्राफ, फर्ज करें वो करंट एक कांस्टेंट करंट है जो यूं ट्रेवल कर रहा है। इसके अंदर, यहां इस वायर के अंदर जो आयन की मूवमेंट है, एक पॉजिटिव आयन की मूवमेंट है, उसने एक जगह उस करंट की वैल्यू बढ़ा दी और कम कर दी, उसकी वेव शेप को डिस्ट्रॉय कर दी। तो पता चला करंट के लिए, अगर आप सिग्नलिंग करंट थ्रू वायर के लिए कर रहे हैं, तो स्ट्रे करंट्स या कोई वैसे स्ट्रे करंट्स जो जनरेट हो जाते हैं, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर में जनरेट हो जाते हैं। फर्ज करें इस वायर के नेबरहुड में कोई मैग्नेट है, वो हिल रहा है अपनी जगह से, या कोई और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरीके से इस वायर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इस वायर में उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टाइनी करंट्स प्रोड्यूस होंगे और वो करंट मेन करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और उसकी वेव शेप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो करंट के लिए करंट नॉइज है, माइक्रोवेव्स के लिए माइक्रोवेव का एटमॉस्फेयर नॉइज है, विजिबल लाइट के लिए विजिबल लाइट नॉइज है, रेडियो वेव्स के लिए बड़ा ट्रिमेंडस मैग्नेटिक एनवायरनमेंट नॉइजी है। पता चला कि नॉइज उसी तरह का होता है जिस तरह की आप वेव शेप के जिस तरह की आप कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई मैसेजिंग जो है माइक्रोवेव्स के थ्रू कर रहे हैं और वहां और भी माइक्रोवेव्स प्रेजेंट हैं जो उसमें ऐड अप हो जाती हैं, तो वो आपके नॉइज को नॉइजी कर देंगी और आपकी सिग्नल को खराब कर देंगी। मुझे बताएं यहां तक कोई मसला है कि नहीं? जी, हेलो, ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? हेलो, ठीक है, अच्छा जी। अब आप ये चीज देखें, अब आप देखें, फर्ज करें किसी हॉल में बहुत शोर हो रहा है, और वहां आप बैठ के बातें नहीं कर सकते, मगर एक शख्स है वो बहरा है, उसको सुनाई ही नहीं देता, वो वहां बैठा होगा, उसके लिए कोई नॉइज नहीं होगा। आपके लिए नॉइज होगा, उसके लिए नॉइज नहीं होगा। ठीक है? तो फिर अब ये बात सुने, ये फर्ज करें ये मेन खंबे की तारें जा रही हैं, ये मेन खंबा, ये जो नहीं वो बड़े बड़े खंबे होते हैं, ये तारें। अब फर्ज करें एक बंदे के दिल में ख्याल आया कि मैं इन्हीं खंभों के थ्रू टेलीफोन की तारें क्यों ना साथ ही बिछा दूं। पूछे, मुझे बताएं कि आम खंबे के साथ टेलीफोन की प्रॉपर कॉपर की तारें साथ साथ उसके ट्रेवल कर सकती हैं मेन ट्रांसमिशन लाइन के साथ? क्या ये एक अच्छा आइडिया है? जी बताएं। नहीं सर। ये अच्छा आइडिया नहीं है। पूछे क्यों नहीं अच्छा आइडिया? जो टेलीफोन की तारें होती हैं उनमें भी करंट ही होता है, उनमें बड़ा टाइनी सा करंट होता है,
ठीक है ना। टेलीफोन की तारों में बड़ा टाइनी सा करंट होता है, ये आपने हेलो बोला, ये उसका सिग्नल जा रहा है। देखें लेफ्ट साइड पे मैंने एक वेव बनाई है, ये शेड जिसको कर रहा हूं, या जिसको जो भी ये ऑरेंज हो जाए, वो हो जाएगी, ऑरेंज कलर हो जाएगा, ये सिग्नल है आपके हेलो का। ये इन तारों के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, इनके थ्रू ट्रेवल कर रहा है, ये इसके थ्रू ट्रेवल करता जा रहा है, कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है कि नहीं। अब क्या होगा, ये जो रेड लाइट है, वायर है, रेड वायर में बड़ा ह्यूज करंट जा रहा है, और वो ह्यूज करंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, वो एसी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि करंट भी एसी है। वो ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड टेलीफोन की तारों में क्या करेगा, टेलीफोन की तारों में अपना करंट प्रोड्यूस कर देगा, और वो करंट मेन जो आपका सिग्नल ट्रेवल कर रहा था टेलीफोन की तार में, उसकी वेव शेप ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बेटा खंबे की तारों के साथ साथ टेलीफोन की तारें ले जाना बेवकूफी है, क्योंकि खंबे की तारें टेलीफोन की तारों के लिए एक बड़ा नॉइजी एनवायरनमेंट है। क्या है, बड़ा नॉइजी एनवायरनमेंट है। समझ आ गई मेरी बात की कि नहीं? यहां तक मुझे बताएं किसको नहीं समझ आई। अच्छा जी, अब आगे सुने। अगर आप खंबे की तारों के साथ फाइबर ऑप्टिक्स की तारें बिछाई हुई हैं तो कोई मसला नहीं है। क्यों? फाइबर ऑप्टिक्स में फाइबर ऑप्टिक्स में जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो बेटा लाइट की शक्ल में ट्रेवल कर रहा होता है। फाइबर ऑप्टिक्स में जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो लाइट की शक्ल में ट्रेवल कर रहा होता है, और उस लाइट को अगर उस जगह पर आगे पीछे फाइबर ऑप्टिक्स के बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड वहां मौजूद है, जो रेड वायर्स हैं वो बड़ा करंट, बड़ा एसी करंट कैरी करती हैं, और उस एसी करंट का एक ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड है, वो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जाने वाले लाइट सिग्नल को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो नॉइज नहीं है, ठीक है ना। फाइबर ऑप्टिक्स का अपना नॉइज होता है और किस्म का, ठीक है कि नहीं। तो पता चला बेटा कि नॉइज एक खास किस्म का हर जगह मौजूद होता है जो सिग्नल को खराब करता है। अब आगे चलें, आपको बोर मैं नहीं करता, सुनते जाएं। एक सिस्टम है, फर्ज करें जी आप एक इंजीनियर, आप क्या हैं, एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है। आपका सीनियर आपको ऑर्डर दे रहा है, आपका सीनियर आपको क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर उसने क्या दिया, ये फर्ज करें कि ये रावलपिंडी है और ये जेलम है। जेलम रावलपिंडी से आपको पता है 90 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आपने इन दोनों के दरमियान एक सिस्टम बिछाना है वायर्स का। आपको आपका सीनियर कहता है कि जो केबल मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, इस केबल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये 2 dB पर किलोमीटर की अटेनुएशन रखती है। इस केबल के साथ इशू ये है कि जब इसमें सिग्नल ट्रेवल करता है तो हर किलोमीटर के बाद वो 2 dB नीचे चला जाता है। आपने कहा ठीक है। उसने कहा रावलपिंडी से जब सिग्नल स्टार्ट लेगा तो उसकी जो इनपुट पावर है वो 200 मिली वॉट की होगी। यानी कोई भी करंट जो भेजा जाएगा किसी भी शेप का, कोई भी, उसको 200 मिली वॉट का सिग्नल दिया जाएगा। इनपुट पावर उसकी 200 मिली वॉट होगी। उसने कहा कि ये जो केबल है, इस केबल के साथ ये मसला है कि जब ये केबल ऑपरेटिव हालत में होती है, इसमें टेम्परेचर वगैरह की वजह से, थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से, इसमें हर वक्त 7.5 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ वॉट का नॉइज हर वक्त मौजूद रहता है। इतनी नॉइज पावर इसके अंदर होती है। तो आपने कहा फिर सर? उसने कहा देखना, जब तुम्हारी पावर केबल में ट्रेवल करेगी तो वो कमजोर होगी, लेकिन प्लीज कोशिश करना कि तुम्हारी सिग्नल टू नॉइज रेशो जो है ना, सिग्नल टू नॉइज रेशो ये 20 dB से ऊपर ही रहे। यानी तुम्हारी पावर जो है, सिग्नल पावर केबल में जो पावर है वो 20 dB से ऊपर ही रहे। तुम रीजनरेटर ऐसे फासलों पे लगाना कि पावर जो है किसी भी टाइम, पावर कमजोर होते होते जितनी मर्जी हो जाए, नॉइज से 20 dB ऊपर रहे। क्योंकि अगर वो नॉइज के बराबर हो गई तो फिर तो वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं और मैं बड़ी धीमी आवाज में पढ़ा रहा हूं, मेरी आवाज जब आपके कानों तक पहुंचती है तो उसकी पावर या उसकी वॉटेज उतनी है जितनी ऊपर पंखे की चुर 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 आ रही है।
अगर पंखे की चिन 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 जो भी उसकी चुर 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 उसके घूमने की आवाज आपके कानों में पड़ रही है और उसकी पावर भी उतनी है जितने मेरी आवाज की पावर है, आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। आप कहेंगे सर आप जरा काइंडली दोबारा बोलें, ठीक है कि नहीं। अब आप देखें कि उसने कहा क्या, क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ये आपके सामने पेश करते हैं जी। ये जनाब इस तरह करके पावर का स्केल बना लेते हैं, ये क्या बना लेते हैं, पावर का स्केल बना लेते हैं। यहां पर वो केबल है, उस केबल को मैं ऐसे दिखा रहा हूं नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसमें जब सिग्नल ट्रेवल कर रहा था, इनपुट पावर उसमें कितनी थी, इनपुट पावर उसमें थी 200 मिली वॉट। पी इन लिख देता हूं, इनपुट पूरा नहीं लिखता, पी इन लिख देता हूं सिर्फ 200 मिली वॉट। और उसमें अटेनुएशन थी 2 डीबी पर किलोमीटर, और उसमें एक बैकग्राउंड नॉइज पावर हर वक्त मौजूद थी। और नॉइज की पावर कितनी थी, वो थी जनाब 7.5 इंटू 10⁻⁻⁶ वॉट। उसने कहा पावर, आउटपुट पावर यानी किसी भी स्टेज पे पावर, नॉइज से बराए मेहरबानी 20 डीबी ऊपर रखना। और क्वेश्चन आपसे यह है कि इस केबल की कितनी लेंथ के बाद आपको रिपीटर चाहिए। क्वेश्चन आपसे यह है इस लेंथ की, इसकी कितनी लेंथ के बाद, इस केबल की कितनी लेंथ के बाद आपको रिपीटर चाहिए या रीजनरेटर चाहिए। कितनी लेंथ के बाद आपको रिपीटर चाहिए या रीजनरेटर चाहिए, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखें, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनपुट पावर और नॉइज की का कंपैरिजन निकालूं। मैं ये ब्लू लाइन कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पावर इनपुट और नॉइज पावर में कितना फर्क है। तो क्या होगा जी, 10 log of 200 into 10 raised to power 200 10 raised to power -3 over 7.6 into 10 raised to power -6, and not to forget of course कि बेस इसका 10 है। जरा ये मुझे कैलकुलेट करके दिखाएंगे कितनी पावर बनती है जी, प्लीज को बंदा ये कैलकुलेट करके 44.35 dB। इसका मतलब है इनपुट पावर नॉइज से, अच्छा 44.26, ठीक है। नॉइज पावर, इनपुट पावर नॉइज से 44.26 dB ऊपर, इनपुट पावर नॉइज से 44.26 dB ऊपर है। तो पावर आउटपुट और ये फर्क कितना होगा कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर में कितना गैप होगा। देखिए जरा वो कितना बनता है जनाब, वो है 24.26 dB, 24.26 dB का बेटा पावर इनपुट और आउटपुट का गैप 24.26 dB का फर्क है। तो आप, इसका मतलब है कि मैक्सिमम अटेनुएशन जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम अटेनुएशन जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो 22.426 dB, मैक्सिमम अटेनुएशन जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो 24.26 dB है। इस केबल की कितनी लेंथ के बाद आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा, 24.26 dB ओवर 2 dB डिवाइड करें तो क्या आता है जनाब जी, 12.13। हाँ 12.13 जी, 12.13 dB, 12.13 dB पर किलोमीटर। तो यार इससे क्या चीज सबक पता चली, इससे ये बात पता चली, इससे ये बात पता चली कि जनाब कि आपको हर 12.3 किलोमीटर के बाद, हर 12.3 किलोमीटर के बाद आपको क्या चाहिए होगा,
आपको बेटा एक वो चाहिए होगा, रिपीटर चाहिए होगा, यानी जेलम और पिंडी के दरमियान 90 किलोमीटर का फासला है ना, तो आप हर 12 सर आपने पॉइंट यूनिट्स खराब लिखे हैं सर। क्या लिखें? जी सर, डीबी नहीं आएगा सर आया। 12.13 किलोमीटर होना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है, आई एम सॉरी बेटा, 12.3 किलोमीटर, इसका मतलब है कि केबल चलेगी सर 13। 13, आई एम सॉरी, ठीक है, तो सर वो ठीक है, 2 डीबी पर किलोमीटर होगा। आपने बात बिल्कुल, शाबाश, ठीक है सर जी, मैं सुन रहा हूँ, जी जी। सर हमने 2 से डिवाइड क्यों किया 24.26 को? वो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है इस जगह पर, ये देखो जहां पर कर्सर मूव कर रहा है, ये क्या है, ये क्या चीज दी हुई है, अटेनुएशन पर किलोमीटर। बेटा ये क्या है, अटेनुएशन पर किलोमीटर है बेटा। बेटा ये अटेनुएशन पर किलोमीटर क्या होती है बेटा, कि हर किलोमीटर में उसके इतनी अटेनुएशन आती है उस केबल में, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि 12.13 किलोमीटर के बाद, 12.3 किलोमीटर के बाद तुम्हें एक रिपीटर चाहिए, फिर 12.3 गुजरेगा, फिर तुम्हें एक रिपीटर चाहिए, फिर 12.3 चाहिए, फिर तुम्हें एक रिपीटर चाहिए, तो टोटल 90 किलोमीटर को 12.13 के बराबर से डिवाइड करें, देखें कितना आ जाता है जी, कितना आता है बेटा ये 24.26 कहां से आया, ये देखो राजा सलमान द ग्रेट, बेटा मेरी बात सुनो, ये देखो मैंने ये किया कि ये इनपुट पर, एक कर्सर देख रहे हो, एक मिनट ठहरो, मैं जरा उसको, उसका कलर चेंज करता हूं, ये देखो यार, ये क्या है, ये इनपुट पावर है यार, ये देखो सर राजा सलमान, ये इनपुट पावर है, और यार ये नॉइज पावर, मैंने इनपुट पावर को इधर ऊपर रखा यहां, ये देखो, और ये नॉइज पावर को उठाकर यहां नीचे ले आया, इनपुट पावर और नॉइज पावर का मैंने कंपैरिजन निकाला, वो आया 44.26 डीबी, 44.26 डीबी आया, पता चला कि इनपुट पावर नॉइज से 44.26 डीबी ऊपर है। अच्छा, अब वो कहता है केबल में जब पावर ट्रेवल करती है तो वो डिक्रीज करती चली जाती है, वो डिक्रीज करती चली जाती है। उसने कहा यार पावर भले डिक्रीज हो, लेकिन यार नॉइज से 20 डीबी ऊपर रखना, जिस तरह मैंने भी तो बताया ना, फर्ज करो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और हल्की हल्की पंखे की आवाज आ रही, वो पंखे की आवाज तुम्हारे कान में खास किस्म की पावर प्रोड्यूस कर रही, वो बैकग्राउंड नॉइज पावर। मेरी आवाज जब तुम्हारे कान तक पहुंचती है तो मेरी आवाज को उस पंखे की आवाज से एक खास लेवल पे ऊपर होना चाहिए। अगर मेरी आवाज इतनी डिम है कि वो बाय द टाइम तुम्हारे कान तक पहुंचती है और पीछे से लड़कों का शोर या पंखे की आवाज या खिड़की से बाहर से आने वाला शोर की पावर भी उतनी है जितनी मेरी पावर, आवाज की पावर है, तो दोनों मिलकर मिल जाएंगे और तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो पता चला कि जो सिग्नल की पावर है उसे नॉइज से एक सर्टेन लेवल अबव रखना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यार कीप योर पावर एटलीस्ट 20 डीबी अबव नॉइज, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी आउटपुट पावर इतनी नीचे चली जाए केबल में ट्रेवल करते हुए कि नॉइज पावर के करीब चली जाए। तो ये 44.26 में से तुमने ये 20 माइनस किया तो तुम्हारा 24.26 डीबी आ गया। तो ये पता चल गया कि सिग्नल ट्रेवल करे तो कहता है कि तुम्हें कह रहा है कि केबल में 24.26 डीबी से ज्यादा, 24.26 डीबी से ज्यादा अटेनुएशन ना करना, उसके बाद रिपीटर लगा देना। तो तुमने कहा कि जो केबल तुम इस्तेमाल कर रहे थे वो 2 डीबी पर किलोमीटर की थी, जो केबल तुम इस्तेमाल कर रहे थे वो 2 डीबी पर किलोमीटर की थी। तो तुमने वो टोटल जो अटेनुएशन तुम्हें अलाउड है, जो टोटल अटेनुएशन तुम्हें अलाउड है वो 24.26 डीबी की है। 24.26 डीबी को जब तुमने 2 से डिवाइड किया तो 12.13 किलोमीटर आ गया। पता चला कि इस केबल को हर 12.13 के किलोमीटर के बाद इसमें एक रिपीटर चाहिए, हर 12.13 किलोमीटर के बाद इसमें एक रिपीटर चाहिए। जी जी मैं सुन रहा हूं सर, हर 12.13 क्यों?
हर दफा जो वो बूस्टर है वो उसको इतना बूस्ट करता होगा कि वो प्रिसाइसली अपनी ओरिजिनल वैल्यू तक आ जाती होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल इतना, सिर्फ उतना, रिपीटर में भी इतनी ताकत होनी चाहिए कि बस उसको उसकी मैक्सिमम तक ले आए, बहुत ज्यादा ऊपर ना ले जाए। ठीक है, ठीक है सर। तो आपको टोटल रिपीटर्स कितने चाहिए होंगे यार? 90 ओवर 12.3 करें, आंसर क्या आता है जी? हेलो, 7.42। इसका मतलब है जेएलएम तक 7 रिपीटर्स के साथ काम चल जाएगा। जेएलएम तक क्या है, 7 रिपीटर्स के साथ काम चल जाएगा। और अगर फाइबर सर ऑप्टिक्स, तो जो बाकी 0.42 है उसका क्या होगा? उसका इतना नहीं है, सिग्नल बाहर उधर आगे जेएलएम पहुंच जाएगा, जेएलएम आगे एक और एम्पलीफायर लगा होगा। और रिसीवर्स वालों का अपना एम्पलीफायर भी तो होता है ना यार। हेलो, 7 एम्पलीफाइकेशन के बाद जेएलएम सिग्नल पहुंच जाएगा, आगे रिसीवर जहां रिसीव होते ही फिर एम्पलीफाई होगा। मुझे बताएं, कोई मसला तो नहीं है बेटा इसमें? हेलो, सर वैसे एयर की अटेन्युएशन कितनी होती है? एयर की अटेन्युएशन बेटा वो रेडियो वेव्स के उससे होती है। वो अभी मैं इस तरह में वैल्यू कोट नहीं कर सकता, मैं बाद में आपको बताऊंगा। वो एफएम के लिए और होती है, एएम के लिए और होती है। ठीक है कि नहीं? और सर कहते हैं साउंड के लिए कितनी होती साउंड की देखो ना, अभी ये तो हमारा, अभी ये तो वैसे क्वेश्चन बड़ा मजे का किया है। साउंड के लिए भी गर्म मौसम में और होगी और ठंडे मौसम में और होगी, लेकिन मुझे पता नहीं कितनी, कांट टेल यू। लेकिन ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा अटेन्युएशन होगी, क्योंकि साउंड में तो आवाज चारों तरफ फैलती है। साउंड में डायरेक्शनल ट्रैवल तो होती नहीं ना। ऐसा तो नहीं होता कि मैं बात करूं तो सीधी तुम्हारे कान तक आए, वो पूरे कमरे में फैलेगी, तो तुम्हारे कान तक आते हुए उसका सिग्नल काफी कमजोर हो जाएगा। सही सर। ठीक है, अच्छा भाई, यार इस टॉपिक पे बड़े बड़े मजे मजे के न्यूमेरिकल है और बड़े मुफ्त के नंबर है। बंदे ने तैयारी की हो ना, तो ये न्यूमेरिकल उसके हाथ से कभी इंशाल्लाह गलत होता ही नहीं। अभी करें या कल करें जी? बाकी लोगों का क्या ख्याल है? अभी ये कोई न्यूमेरिकल करें या कल करें जी? कल। राहिम, आप क्या कह रहे हैं? सर कल ही ठीक है। चलो ठीक है, कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे और कल अल्ट्रासाउंड के भी 1-2 करेंगे।